हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर की आपकी क्लास 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले जो ग्रामर की 3 क्लासेस हुई हैं उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रामर में अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं और वाउल साउंड्स क्या होते हैं, और किस तरह से एक ही कॉन्सोनेंट या वाउल साउंड को अलग अलग तरीके से शब्दों में अलग अलग उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो चलिए अब बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों की ग्रामर बहुत वीक है उन लोगों को मैं एश्योर करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप एक भी क्लास मिस मत करिए। अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको आप अटेंड करते रहिए और धीरे धीरे आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसको नाम दिया गया है। इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस फॉर्मेशन में सारे के सारे काम में आते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हमने अगर कोई वाक्य बोला है कि राम आ रहा है, तो राम जो है वो काम करने वाला यानी करता है, ठीक है। उसी तरह से आना जो है वो उसकी एक क्रिया है, आ रहा जो है वो एक उसकी क्रिया है। उसी तरह से जो इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें भी अलग अलग तरह के हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो जिस तरह से हिंदी में अलग वाक्य के अंदर पूरे कर्ता और उसकी क्रिया ये सारी आप पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आपने वो पूरा कंप्लीट पूरा पढ़ा होगा संबोधन तक। उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको कुछ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको लर्न करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन। यानी कि अगर हम इस तरह से देखें कि आप एक साम्राज्य की तरह समझ लीजिए इसको कि एक साम्राज्य है और उसका एक मेन व्यक्ति कौन होता है, राजा होता है। तो उसी तरह से जब हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो नाउन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका क्या काम है, वो क्या करता है, उसकी जगह कौन ले सकता है। जैसे नाउन की जगह पे उसकी जगह लेने वाला जो व्यक्ति है वो है उसका प्रोनाउन। यानी जहाँ पे हम नाउन को यूज़ नहीं करते, नाउन राजा है कहीं उसको नहीं जाना हो और उसकी जगह पे अगर वो अपने सेनापति को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजे तो हम उसको मान सकते हैं कि वो एक प्रोनाउन है। ये कहानी की तरह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो नाउन जो है वो मेन चीज़ है। नाउन यानी कर्ता, यानी जो काम करने वाला है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो कर्ता की जगह ले सकता है। यानी जहाँ पर हम, जैसे हमने बोला कि अक्षय कुमार इज़ अ गुड एक्टर, और उसके बाद में अक्षय कुमार ऐसा करता है, अक्षय कुमार वैसा करता है, इस तरह से बोलने के बजाय हम उसकी जगह पे ही शब्द यूज़ करते हैं क्योंकि वह एक पुरुष है। तो जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए हम ही यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए यानी मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं, वस्तुओं के लिए हम इट यूज़ करते हैं। तो ये जो इनकी जगह काम में ले जाते हैं इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। कितने प्रोनाउन हैं, कौन कौन से हैं, वो सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ आप एक बार आइडिया ले लीजिए कि किस चीज़ में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो नाउन वो हो गया जो करता है, जो उस वाक्य में जो मेन व्यक्ति है काम करने वाला जिसके बारे में बात करी जा रही है। सेकेंड, उसकी जगह लेने वाला कौन हो गया, प्रोनाउन हो गया जो नाउन की जगह ले सकता है। नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद में आपका जाता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी वो जो नाउन है वो क्या काम करता है, क्या उसका एक्शन है, उसके लिए हम उसमें वर्ब का यूज़ करते हैं। अब जो वो एक्शन कर रहा है वो एक्शन कैसा है, जैसे मान लीजिए कि हमने बोल दिया राम रैन फास्ट, तो या फिर राम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, है ना। तो फास्ट जो दौड़ना है वो तो हो गया रनिंग, लेकिन वो कैसा दौड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है। तो दौड़ना तो उसकी क्रिया है, लेकिन उसकी जो दौड़ है वो कैसी है, वो तेज़ है, धीरे है, बिल्कुल स्लो है, आलसी वाली है, कैसी है। तो जो उस वर्ब को ऐड ऑन करता है, यानी उस वर्ब के बारे में पूरा हमें एक्सप्लेन करता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब को ही स्पेसिफाई नहीं करता, वो आपके एडजेक्टिव को भी स्पेसिफाई कर सकता है, जैसा कि मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। उसी तरह से हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब का क्या काम है, एडवर्ब कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 4 चीज़ें कंप्लीट कर ली। 5वीं चीज़ आपकी है जो आती है वो होता है एडजेक्टिव। यानी अगर हम उस नाउन की कोई विशेषता बताते हैं तो वो उसकी विशेषता बताने के लिए जो हम विशेषण काम में लेते हैं वो उसका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो
विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया, और एडजेक्टिव को भी अगर और ज़्यादा स्पेसिफाई करता है कि ये एडजेक्टिव कैसा है तो उसको भी अगर एड ऑन करता है तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी एडवर्ब जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है। वो किस तरह से करेगा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अभी हमारे 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6, 7 और 8 ये तीनों जो हैं वो बहुत सिंपल हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? कोई भी हमें स्थिति के बारे में ज्ञान कराता है। जब हम किसी शब्द में नाउन की स्थिति के बारे में बताते हैं कि उसका प्लेस ऑफ टाइम क्या है, पोजीशन क्या है, उसके बारे में बताते हैं, तो हम वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन यानी स्थिति से पहले काम में लिया ना जाने वाला जो शब्द होता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, और ये हमेशा नाउन से के साथ में ही आता है, और प्रोनाउन और नाउन दोनों के पहले ये लगता है। उसके बाद में आता है आपका एक इंटरजेक्शन और एक कंजक्शन। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि इंटरजेक्शन जो होता है वो हम विस्मयबोधक जो शब्द होते हैं उनके लिए काम में लिखते हैं। जिस तरह से ये एक चिन्ह आपने देखा होगा, मैं यहीं पे बता देती हूँ, इस तरह का जहाँ पे चिन्ह लग जाता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। जिन शब्दों में ये लग जाता है, जैसे हम कोई चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, तो वाओ के बाद में ये लंबी सी डंडी खींच के जो बिंदी लगाई जाती है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, और ये इंटरजेक्शन के अंदर में ही आता है। हम बोलते हैं ओ नो यानी बहुत बुरा हुआ, वाओ आप किसी अच्छी सी खूबसूरत चीज़ को देख के कहते हैं वाओ, ठीक है ना। हुर्रे खुश हो गए तो आप उसके लिए हुर्रे यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो अचानक आपकी फीलिंग्स को शो करने के लिए जो एक्सक्लेमेटरी साइंस के साथ में आते हैं वो सारे के सारे आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। लास्ट आपका रहता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। जैसा कि अब आप लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखिए कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने बताया कि 8 तरह के हम स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। फर्स्ट पार्ट आपका है नाउन, सेकेंड है आपका प्रोनाउन, थर्ड है आपका वर्ब, फोर्थ है आपका एडवर्ब, फिफ्थ है आपका इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो कंजक्शन जो है वो एक तरह से कनेक्टिंग वर्ड है, और प्रीपोजिशन जो है वो हमें प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के बारे में बताता है कि नाउन की जो प्लेस है वो क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस टाइम के ऊपर वो कोई काम कर रहा है। तो अगर पूरा डिटेल में हम इसको स्टडी करें तो जब से पहले हम पढ़ते हैं नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन जो है वो किसी भी नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, यानी जो नाउन है वो उसका मतलब है नेमिंग वर्ड से आप याद कर लीजिए कि किसी भी चीज़ का अगर कुछ नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, वो कोई वस्तु हो सकती है। जैसे मान लीजिए पेन है तो ये पेन इसका नाम है तो ये एक नाउन है। थिंग और आइडियाज़ के लिए भी हम नाउन का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ जिनको हम, जैसे हम एयर जो है, एयर भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि हम एयर को महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। तो इस तरह से जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं वो चीज़ें भी सारी की सारी नाउन के अंदर आती हैं, ठीक है। हवा जो है, विंड जो है, वो भी एक नाउन है, यानी जिस भी चीज़ को आपने एक नाम दे दिया वो नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। तो व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नाउन में आ जाती हैं। अब इन नाउन की जगह जो चीज़ लेती है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला कि राम इज अ गुड बॉय, अब राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज राइटिंग डायरी, तो मैं हर जगह राम 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 नहीं लगा के राम को पहली बार में मैंने बता दिया कि राम इज अ गुड बॉय, और उसके बाद में अगर मैं राम की कोई भी चीज़ बताती हूँ तो मैं उसकी जगह पे ही जो शब्द यूज़ करती हूँ वो उसका प्रोनाउन हो जाता है। तो इसी तरह से जो प्रोनाउन है उसमें ही यूज़ करते हैं हम पुल्लिंग के लिए, शी हम यूज़ करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, कोई भी निर्जीव वस्तु या जानवर होता है उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। वे अगर हमें बोलना हो कि जैसे राम, श्याम, गोविंद एंड अनुपमा वर स्टैंडिंग देयर, वो लोग वहाँ पे खड़े थे और वो लोग कुछ खा रहे थे, तो हम यहाँ पे वो लोग जो है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एंड दे वर ईटिंग समथिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने यूज़ किया दे, तो दे भी एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोनाउंस जो नाउन की जगह काम में आ जाते हैं उनको यू यानी तुम,
आप जो है वो भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन के भी अलग अलग योर, माई, माइन, वो पूरा का पूरा हम पूरा एक टेबल पे आपको समझाऊंगी, उसमें पूरे प्रोनाउंस कवर कर दूंगी। लेकिन सिर्फ अभी जो समझने वाली बात है आज की क्लासेस में कि हम इससे एक बार इनसे इंट्रोडक्शन कर लें कि क्या चीज़ होती है ये। तो नाउन आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे काम में लिया जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं, थर्ड चीज़ जो है वो है हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? तो पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन आप देख लीजिए। इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। वाक्य के अंदर जब हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी जगह को, कोई विचार जो है उसको हटा के उसकी जगह जो शब्द काम में लेते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद में देखिए वर्ब। वर्ब क्या है? डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्सपीरियंस, यानी कोई अनुभव या फिर कोई एक्शन जो काम होता है, कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई एक्शन कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे वर्ब्स में आते हैं। अब कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो बच्चों अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाइए। नाउन वो है जो करता है, जो ये कोई भी किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है, उसकी जगह पे जो काम ले रहे हैं वो हमारा प्रोनाउन हो गया। अब वो जो करता है, वो जो काम कर रहा है, जैसे लीजिए मान लीजिए कि आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाना जो है ये एक एक्शन है, तो ये एक वर्ब हो गई। कपड़े धोना, सोना, उठना, जाना, चलना, पढ़ना, लिखना, जितने भी दुनिया भर के जितने भी काम हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब इन वर्ब्स में हम उस वर्ब को अच्छी तरह से ये बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप ये कहते हैं कि अनीता मैम इज टीचिंग वेल, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो है उसके आगे में हमने क्या लगाया? वेरी लगाया। तो वेरी जो शब्द यूज हो रहा है वो हम एड ऑन कर रहे हैं, चाहे वो हम एडजेक्टिव के साथ लगाएं, चाहे हम वो वर्ब के साथ लगाएं, उसकी जो एनहेंस करते हैं, उसकी जो विशेषता है उसको। और वर्ब को भी अगर हम अच्छी तरह से समझाना चाह रहे हैं कि वो किस तरह का एक्शन है, तो वहाँ पे जो यूज होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब का मतलब यह है कि वो जो एडवर्ब है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, तीनों को बता सकता है, तीनों के बारे में उसको आगे शब्द हम लगा के उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को ही स्पेसिफाई करता है, उसी को आगे डिस्क्राइब करता है। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और जो एडवर्ब होता है वो हमारी वर्ब को भी कर सकता है डिस्क्राइब, उस हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है कि वो कैसा है, और एडवर्ब को भी दोबारा से एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारी चीजें हो गई। उसके बाद में आके इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा भाव जिसमें या तो हम बहुत खुश होते हैं, या बहुत दुखी होते हैं, या अचंभा करते हैं, जो हमारे अचानक से जो भाव आता है, जिसमें हमारा एकदम हाव भाव बदल जाता है, चाहे वो खुशी से हो, हम बोलते हैं हुर्रे, या फिर हम कहते हैं ओ नो, ओ माय गॉड, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से जो जिस चीज़ से हम अपने भाव को तुरंत हमारे जो चेहरे पे आता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का जो पहचानने का तरीका वो ये है कि हमेशा उसके पीछे एक डंडी और एक नीचे बिंदी जो है, वो इसका एक्सक्लेमेटरी जो साइन बोलते हैं, वो यूज़ होता है। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्ट वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर अलग अलग जो क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ना या अलग अलग शब्दों को जोड़ना, उसका जो काम करता है वो होता है हमारा कंजक्शन। जैसे कि मैंने बोला राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम दो नाउन है, उनको किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो एंड जो है वो वहाँ पे कंजक्शन हो गया, जो किसी को जोड़ने का काम करता है, किसी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, और दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। प्रीपोजिशन मतलब होता है डिस्क्राइब्स द प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, यानी कोई भी जगह, कोई भी समय या कोई भी स्थिति को जब हम स्पेसिफिकली बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल के गेट के पास मिलूंगा, तो के पास है, गेट पर मिलूंगा, है ना, आई विल मीट यू एट द स्कूल गेट। तो जो हमने एट यूज किया है वहां पे, वो क्या है? प्रीपोजिशन है। उस पोजिशन पे, उस स्थिति के पहले लगने वाली
जो जगह है उसको हम बता रहे हैं, तो वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस भी बहुत सारे हैं जो हम इतने भी ज़्यादा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। 20-25 प्रीपोजिशन टोटल जो है, उनमें जैसे ऑन हो गया, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो ऑन कब यूज़ करना है। ओवर के लिए भी हम ऊपर ही बोलते हैं, तब ओवर कहाँ यूज़ करना है। अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, तो अबव कहाँ यूज़ करना है। तो ये सब कन्फ्यूजन होती हैं। ये जब प्रीपोजिशन अभी हम आगे कंप्लीट में आपको समझाऊंगी, उसमें आपको पूरा एकदम डिटेल में समझा दूंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये जो क्लास के अंदर अभी हमने पढ़ा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो वहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट आप लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, उनके नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तब तक मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाती हूँ ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे फिर अब हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन जो है वो कितने तरह के होते हैं, कॉमन नाउन क्या है, हम पूरा का पूरा उसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो सब हम आगे क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी आप लोग एक बार ये सारे के सारे जो नाउन हैं वो आप ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपको समझ में आए या नहीं आए, वो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। या कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का है तो वो आप लिख दीजिए, ताकि मैं आपको उसका जवाब इसी क्लास में ही हम उसको सॉल्व कर सकें। और स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले लीजिए इसका पूरा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि नाउन। अब आपको मैं दोबारा से एक बार समझाती हूँ कि नाउन जो है वो मेल है, यानी ये है कर्ता जो काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर आ है आपका प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका है वर्ब, यानी क्रिया, संज्ञा भी बोलते हैं नाउन को। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है। उसके बाद में वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, ठीक है। और जो एडवर्ब है वो किस किस को डिस्क्राइब करता है? वो हमारे वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, वो हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, और वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्ब इन तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा नाउन हो गया, सेकंड हमारा प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका ऑन, एट, ओवर, अक्रॉस, बिसाइड। ये पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। और 7th नंबर पे आपका आ गया इंटरजेक्शन, जिसमें हमने बोला ओ, वाओ, ये निशान लगना साथ में बहुत जरूरी है, हुर्रे, है ना, या ओ माई गॉड, OMG। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसके बिना हमारा इंटरजेक्शन कंप्लीट नहीं होता। और 8th नंबर पे आता है हमारा कंजंक्शन, जो कनेक्टिंग वर्ड है। जैसे हमने बोला नीदर, नॉट, ईदर, और, जैसे कि ना ही तो मैं कमज़ोर हूँ और ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। नीदर आई एम स्टूपिड नॉर आई एम वीक, ना ही तो मैं बेवकूफ़ हूँ और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। या फिर ना ही तो तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम अट्रैक्टिव हो। नीदर यू आर ब्यूटीफुल नॉर अट्रैक्टिव। या ईदर और, या तो तुम दूध पियो या फिर तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ईदर यू ड्रिंक
मिल्क और कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं और वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, वो सारे हमारे कंजंक्शन में आता है। जैसे कि हमने एंड यूज़ किया, और यूज़ किया, दिस और दैट, ठीक है ना, ईदर और, नीदर नॉर। तो ये हमारे कंजंक्शंस में आते हैं। तो आई होप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनको जितना हम डिटेल में भी हमने स्टडी किया है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से कि नाउन जो है उसमें कितने तरह के नाउन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाउन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ते हैं मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। कॉमन नाउन यानी बॉय और गर्ल। प्रॉपर नाउन राम, ताजमहल, सीता। कलेक्टिव नाउन टीम, जूरी, कमिटी। या ग्रुप, कुछ भी लिख सकते हो आप, कमिटी भी है, ग्रुप भी है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। हेट, एंगर, जॉय, डिजायर, एयर, क्लॉथ, गोल्ड, ग्लास, डायमंड। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो कॉमनली यूज किया जा सकता है कि किसी एक चीज के लिए। जैसे कि बॉय, बॉय यानी लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया का भी लड़का हो सकता है, किसी बाहर दूसरी कंट्री का भी लड़का हो सकता है, किसी गांव का लड़का हो सकता है, किसी शहर का लड़का हो सकता है। लड़का यानी एक पूरा हमने उसको कॉमन नाउन के रूप में यूज किया है। लेकिन अगर हम ये बताते हैं कि लड़का जो है वो कौन सा लड़का, जैसे मान लीजिए हमने कहा अमिताभ बच्चन, ये नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोग इनसे वाकिफ हैं। और या फिर आप नेम्स में किसी भी को भी नाम, MS धोनी का ले लीजिए, विराट कोहली का ले लीजिए, आप ऐश्वर्या राय का ले लीजिए। सब प्रॉपर, जो प्रॉपर नाउन यानी जिनका प्रॉपरली आपको पता है, जिन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी है कि ये इसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनीता है तो मैं भी एक प्रॉपर नाउन हूँ। लेकिन अगर आप बोलते हैं बॉय तो कौन सा, जिसमें ये आता है कौन सा, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कॉमन नाउन में वो चीज़ें आती हैं जो एक नहीं होती, जिसके अंदर बहुत सारी कंबाइंड होता है। तो जैसे मैंने बोला बॉय तो कौन सा बॉय, गर्ल तो कौन सी गर्ल, ठीक है ना, विमेन तो कौन सी विमेन, घर तो कौन सा घर, मिट्टी का घर, ईंट पत्थर का घर, शहर का घर, कच्चा घर, पक्का घर। तो वो सारे के सारे किसमें आ गए, कॉमन नाउन में आ गए। प्रॉपर नाउन में क्या आ गया, जो प्रॉपरली हम किसी को एकदम स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन में आता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब जिसमें कलेक्शन हो, जिसमें सब तरह के जो नाउन जो हैं उनको मिक्स करके जो एक चीज बनता है वो हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे हमने बोला अ टीम, या फिर भेड़ों का एक झुंड। तो जो झुंड है वो एक कलेक्शन है, किसका, भेड़ों का एक झुंड, ठीक है। और फ्लावर्स का एक बंच ऑफ फ्लावर्स। तो बंच के अंदर फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, उसमें रोज भी हो सकता है, उसमें लिली भी हो सकता, उसमें मैरीगोल्ड भी हो सकता है, उसमें और भी अलग अलग सनफ्लावर भी हो सकता है। तो उन सारे फूलों को मिला के जो एक बंच बना वो हमारे किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। एक टीम है उसके अंदर इंडिया की भी एक टीम हो सकती है, वर्ल्ड की भी एक टीम हो सकती है, अलग अलग जगह के खिलाड़ी उसके अंदर हो सकते हैं। कोई कमेटी है उसमें विमेन भी है, मेन भी है, कोई बच्चा भी हो सकता है उस कमेटी का मेंबर, ठीक है ना। तो
ग्रुप है एक आपका बना हुआ, उस ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप बना हुआ है, स्क्वाड है, जिसके अंदर की एनिमल्स को भी ले रखा है। जैसे बॉम्ब वगैरह जो हमें पकड़ते हैं कि कहीं पे पता चलता है कि बॉम्ब है उस जगह पे, तो वहाँ पे जो टीम जाती है उसमें बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उस टीम के मेंबर होते हैं। वो डॉग जो है वो उस टीम के मेंबर होते हैं। तो टीम का मतलब होता है एक पूरा का पूरा समूह जिसमें सब शामिल होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर सारा का सारा समूह है, उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, उसमें सब कुछ सब लोग एक साथ हो सकते हैं। और उस पूरे एक ग्रुप को जो नाम दे दिया गया कि जूरी मेंबर्स हैं, या फिर एक ये ग्रुप है, एक डांस ग्रुप है, ये एक सिंगिंग ग्रुप है, या फिर एक कमेटी है, तो इस तरह से जो नाम में पूरा उसको समूह को दिया जाता है वो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे हम प्यार है, प्यार को ना तो हम पकड़ सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको छू सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एक फीलिंग है, ठीक है ना, एक बिलीफ है, एक अंदर हमारी भावना है, महसूस कर सकते हैं उसको। तो लव जो है, हम किसी से नफरत करते हैं, नफरत की कहते हैं ना इंतहा हो गई, हद हो गई नफरत की, तो वो उससे बहुत ज्यादा हम किसी से जेलस हो जाते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो इनका कोई माप तोल नहीं है, हम इनको तोल नहीं सकते कि कितनी हमने किसी से नफरत करी है, कितना हमने किसी से प्यार किया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जो होते तो नाउन हैं लेकिन उनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ना देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं। मटेरियल नाउन के अंदर वो सारी की सारी चीजें आती हैं जो मटेरियलिस्टिक होती हैं। जैसे कि हवा जो है उसको हम महसूस करते हैं, और हवा जो है वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो एयर होती है उसके अंदर अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, तो सारे की सारी का मिक्सचर होता है, वो एयर है। क्लॉथ, कपड़ा जो है वो खाली एक कपड़ा नहीं है, उसके अंदर रेशे होते हैं अलग अलग, वो कॉटन, जूट, सिल्क, रेयॉन, किसी भी चीज का मिक्स होके बनाया हुआ जो एक टुकड़ा है, वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। अब धातु है, जिस तरह से सोना है, चांदी है, ठीक है, तो सोना जो है वो भी एक धातु है, चांदी जो है वो भी एक धातु है, कॉपर जो है वो भी एक धातु है। तो ये सारी के सारे जो चीजें हैं, मटेरियल हैं, वो तो ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक नाउन में आते ही हैं। ग्लास है, जो कांच है, कांच जो है वो भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक वो पूरा कांच कहलाता है। आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट ग्लास भी हो सकता है, कोई डेकोरेटिव ग्लास भी हो सकता है। तो ये सारे के सारी चीजें मटेरियल नाउन में आती हैं। तो नाम हमने उसको दे दिया एक ग्लास, तो ग्लास दे दिया नाम, तो वो एक नाउन हो गया। अब वो किस तरह का नाउन है, वो उसको कैटेगराइज किया है कि वो एक मटेरियल नाउन है। तो ये नाउन के प्रकार बताए हैं हमने कि कितने तरह के नाउन होते हैं, उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं इनकी डेफिनेशंस लिख देती हूँ ताकि आप लोग इनको याद कर लें डेफिनेशन को, और आज हम सिर्फ इतना नाउन का ही करेंगे। तो देखिए अभी जो मैंने आपको पांचों जो नाउन के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से और विद डेफिनेशन कि जो कॉमन नाउन है, फर्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इट इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम, थिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो, और वो नाम दिया होता है किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या किसी भी चीज को। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पहले आप इसका डेफिनेशन देखें। इसके और इसके डेफिनेशन में जो थोड़ा सा माइनर सा अंतर है वो ये है कि इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम, यानी एक खास नाम जो किसी को हम दे देते हैं वो जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है, यानी प्रॉपरली हमने उसको एक नाम दे दिया। इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। किसी व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, चीज का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि आईफोन, ठीक है, तो आईफोन जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो एक तरह का आईफोन है, लेकिन फोन बहुत तरह के हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हम उनको मोबाइल बोलते हैं। तो ये जो मोबाइल फोन है ये आपका एग्जाम्पल हो गया कॉमन नाउन में, लेकिन कौन सा मोबाइल, किस तरह का मोबाइल, वो अगर हमने बोल दिया कि ये आईफोन है, ये सैमसंग का फोन है, या ये मान लीजिए एप्पल का फोन है, सैमसंग का फोन है, या ये वीवो का है, ओप्पो का है, तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन मोबाइल हमने खाली बोला तो वो एक कॉमन नाउन है। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने बोला कि वो बच्चा जो है वो गेम खेलता है, तो गेम में कौन सा गेम, तो गेम जो है वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है,
गिल्ली डंडा खेलता है, रस्सी कूदता है, तो अगर हमने उस प्रॉपर गेम के बारे में बताया तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन में। अब उसी तरह से जैसे मान लीजिए मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स किस में आ गए, कॉमन नाउन में आ गए कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम ताजमहल नाम लेते हैं तो ताजमहल एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, लाल किला एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है, तो वो जो नाम दिया गया है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कौन सा मॉन्यूमेंट, तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, अगर मैं पूछूं कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, आप फटाफट बताइए लिख के कि इंग्लिश क्या है और क्यों है। इंग्लिश भी एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है ये आप बताइए। टाइम बहुत लगाते हो, फटाफट टाइप नहीं करते। चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। अगर मैं ये बोलती कि लैंग्वेज जो है वो कौन सा नाउन है, तो आप बता पाते कि वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि लैंग्वेज का हम पूछते हैं कौन सी लैंग्वेज, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबिक लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो लैंग्वेज तो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर लैंग्वेज बता रहे हैं कि इंग्लिश है, हिंदी है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। जैसे पहले मैंने आपको बॉय और गर्ल का भी बताया था, तो बॉय और गर्ल कॉमन नाउन में आता है, लेकिन अगर उस लड़के का नाम हम बोल रहे हैं, लड़की का नाम हम बोल रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। कलेक्टिव नाउन वही जैसे मैंने पहले बताया था, नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप, किसी भी एक समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाम दिया जाता है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। और जैसे मैंने बोला कि बच्चों, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों की क्या है, एक कक्षा है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया क्लास। बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर मेंबर होते हैं, तो ये बोर्ड हो गया। ग्रुप हो गया, ग्रुप या समूह के अंदर बहुत सारे लोग हैं। कमिटी है, कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। जूरी, गैंग, उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं होता, सिर्फ बहुत सारे लोगों से मिलकर जो समूह बनता है, उसको जो नाम दे दिया वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इट इज अ समथिंग विच यू कैन नॉट सी, ऐसा चीज, ऐसा नाम जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको आप सुन नहीं सकते और जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो सारी जो चीजें हैं, उन चीजों को जो नाम दिया गया है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। जैसे आपने कहा मेरी ये इच्छा है, तो इच्छा को तो ना तो आप सुन सकते हो, ना उसको टेस्ट कर सकते हो, ना उसको महसूस कर सकते हो, बस वो एक अंदर इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। तो डिजायर जो है वो किस में आ गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। उसी तरह से एग्जांपल मैंने दो और लिखे हैं, जॉय और एंगर, ठीक है। खुशी है आपको, तो खुशी को आप महसूस कर सकते हो, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते। गुस्सा जो है ये वो, उसको भी आप किसी भी तरह से इन सब चीज़ों में उनको टच नहीं करके देख सकते कि गुस्सा कैसा है, भाई गर्म है, ठंडा है, क्या नहीं है, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ना उसको स्मेल कर सकते हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हो, वो सारे के सारे, अगर उस चीज़ों को कोई नाम दे रखा है तो वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। उसके बाद में आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब होता है वस्तु, जो वस्तुओं से मिलके बना हुई कोई चीज़ होती है उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि दीज आर नेम्स गिवन टू मटेरियल सब्सटेंसेस, या तो वस्तुएं जिनको कोई नाम दे दिया गया, जैसे सोना, चांदी, धातु, ये सब सारी चीज़ें क्या है, आपकी मटेरियल नाउन है। और फाइबर जो है, फाइबर मैनमेड होता है, मनुष्य बना रहा है उसको, लेकिन वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो नाम हमने दे दिया कि ये फाइबर है। डायमंड जो है, ये डायमंड जो नाम हमने दे दिया, ये भी एक मटेरियल ही है। गोल्ड है, वो भी एक मटेरियल है। कपड़ा है, वो भी एक मटेरियल है। तो आई होप ये आपको आज नाउन जो है वो एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, क्या उनकी स्पेलिंग है, और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में का आप कम से कम दो दो एग्जाम्पल जो हैं वो अभी क्लास खत्म भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में सब बच्चे दो दो एग्जाम्पल लिख के जाएंगे, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि आपको ये चीज़ दिमाग में आई या नहीं आई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, उनके पूरों के नाम और उनके दो दो एग्जाम्पल्स। कल मैं आपके क्लास में स्टार्टिंग में सबसे पहले यही पूछने वाली हूँ कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, कैन यू गिव मी टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं बीच में पूछ भी सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, फटाफट इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल लिखिए, फटाफट आप प्रोनाउन कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल लिखिए। तो इतनी तो आपको मेहनत
करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो अगर ग्रामर सीखनी है तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर डेली के डेली प्रैक्टिस करते जाए, आप कहेंगे तो मैं एक एक दिन छोड़ के आपकी क्लास लेने को भी रेडी हूँ। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जितना हम पढ़ रहे हैं उतना हम एकदम अच्छी तरह से उसको सीखें। उसके बाद में आपके कितने तरह के नाउन हैं और कौन सा जो नाउन है वो शायद अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मैंने ये कह दिया कि लाल किला कौन सा नाउन है तो आप बता पाएंगे कि वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने आपको पूछ लिया गोल्ड क्या है तो आप बता पाएंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चीज़ अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू गिव आंसर एंड टू अंडरस्टैंड। तो अब मैं आप लोगों से चलती हूँ और जाने से पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ क्लासेस मिस मत करिए। लाइव क्लासेस जो आपकी 1 घंटे की होती है उसको अटेंड कीजिए, ताकि जब तक आपके लॉकडाउन के ये छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल नहीं खुलते हैं, तो एक यूज़ करिए आप इसका और इंग्लिश की ग्रामर को मजबूत करिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले करेंगे पूरा कंप्लीट, उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। तो आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको पूरे प्रॉपर जो प्रोनाउंस हैं उनको उनके बारे में भी बताऊंगी और कहाँ कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है वो हम पढ़ेंगे। और अगर टाइम रहा तो कल हम वर्ब भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और कम से कम डेली आप एक ये रूल बना लीजिए कि आपको 1 या 2 बच्चों को इसको शेयर करना है जिनके लिए यूजफुल हो, जो इससे पढ़ाई करके कुछ गेन कर सकें। चलती हूँ, हैव अ नाइस डे। बने रहिए मेरे चैनल पर अनीता शिक्षा पर, और स्पीकिंग क्लासेस को भी ज्वाइन करिए, उसके भी वीडियोस हैं। और जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं ग्रामर की, उनकी वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और 6 से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस की इंग्लिश मैंने स्टार्ट कर दी है, एक एक चैप्टर में करवा चुकी हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।